नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऑल गुड, ऑल वेल। हाँ जी, विकास, जितेंद्र, सोनू, विपिन, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। हृदय, आभास, निशांत, बाबू, जितेंद्र, देवांशी, देवश्री, राजनीश, वेरी गुड मॉर्निंग। अंशुमान, वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात को हमने इसी समय लगभग 10:30 बजे, 10 बजे, सवा 10 बजे के आसपास यहां पर खत्म किया था, छोड़ा था। अपवाह तंत्र सिखा रहे थे हम आपको, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, और आपसे कहा था कि आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ कर आएंगे। संभवतः आप पढ़ने का इतना समय नहीं मिला होगा क्योंकि लेट नाइट तक आप जगे रहे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमने जितना आपको बताया था वो होपफुली थोड़ा बहुत आपके याद रह गया हो। नहीं भी रहा हो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं और आगे लेकर आपको चलते हैं। तो फिलहाल के लिए जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हमने दो प्रकार से नदियों को बांट दिया था अभी तक। कैसे? एक वो नदियां जो सागर के आधार पर डिसाइड की गई थी। सागर के आधार पर कैसे? कि हाँ भाई बताओ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में गिरती है। हमने इस प्रकार से आप लोगों को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां और अरब सागर वाली नदियां। और तीसरी कैटेगरी हमने रखी थी जो कि अंदर, इनलैंड, अंतःस्थलीय, यानी कि मतलब देश के भीतर ही कहीं ना कहीं गायब हो गई, अंतःस्थलीय नदियां, उनको नाम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में एक प्रक्रिया और बनी जिसको हमने कहा उद्गम के आधार पर, यानी कि ओरिजिन कहां हुआ है नदी का, उसके आधार पर। नदी हिमालय में बनी है, नदी पेनिनसुला के अंदर बनी है, नदी टेरेस्ट्रियल बनी है। तो हमने इस आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा, एक जिनका पानी हिमालय से आता हो और दूसरा जो पेनिनसुला में बनती हो। तो देखिए हमने क्या देखा, पेनिनसुला किसे कहा गया? पेनिनसुला भारत के उस भूभाग को कहा जाता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। देखिए अभी आरएएस 2018 के मेंस में एक सवाल पूछा गया था, भारतीय पेनिनसुला की विशेषता बताइए, इंडियन पेनिनसुला। अब इंडियन पेनिनसुला की अगर किसी को विशेषता बतानी है, देखो ये रहा भारतीय पेनिनसुला, आप इसको ऐसे देखिए, इंडियन पेनिनसुला। हुआ ये बच्चों ने, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, क्या कभी तो बोल दिया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, कभी बोल दिया जाता है इंडियन पेनिनसुला। अब बच्चा क्या करता है ना, वो इन्हीं शब्दों में कंफ्यूज हो जाता है। सब कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप क्या होता है, और हमने तो कॉन्टिनेंट पढ़ा हुआ है। तो बच्चा इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाता है ना। एक बार के लिए मैं तीनों के हिंदी अर्थ बता देता हूं। कॉन्टिनेंट का हिंदी अर्थ है महाद्वीप, ठीक है। इस सब कॉन्टिनेंट का अर्थ है उपमहाद्वीप, ठीक है। अच्छा, और इसका नाम, पेनिनसुला का नाम है प्रायद्वीप, ठीक है। इन तीनों के अर्थ समझ जाइए पहले। महाद्वीप, महाद्वीप दुनिया भर के अंदर 7 हैं। महाद्वीप दुनिया भर में 7 हैं, जिनमें से एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब उपमहाद्वीप की बात होती है तो उपमहाद्वीप का अर्थ हुआ कि महाद्वीप के अंदर एक ऐसा, यानी कि कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा हिस्सा जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता हो। यूनिक आइडेंटिटी जैसे जिसे हम अखंड भारत बोलते हैं, असल में वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यानी एशिया के अंदर इंडिया के आसपास के देश लगभग इंडिया जैसी ही मतलब टेरेन रखते हैं, इंडिया जैसा ही सारा हिसाब किताब रखते हैं। कौन से? इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, नेपाल ले लो, भूटान ले लो, श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश ले लो, म्यांमार ले लो, ये सब लगभग इंडिया जैसे दिखते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट शब्द दिया गया। फिर एक शब्द बना इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला बना इंडिया के ही भीतर, यानी इंडिया एज एन कंट्री, और इंडिया का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे इंडियन पेनिनसुला कहा गया। अब हुआ क्या, बच्चे जल्दबाजी में प्रायद्वीप और महाद्वीप, इनमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, ठीक है ना। किस किस में? प्रायद्वीप में और महाद्वीप में बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। अब हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ आया था, भारतीय प्रायद्वीप की विशेषताएं बताइए। भाई साहब, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्या था? भारतीय प्रायद्वीप की विशेषता बताइए, की विशेषता। अब क्वेश्चन दे दिया उसने 10 नंबर का। अब जब 10 मार्कर उसने क्वेश्चन दिया ना, अब बच्चा कहां उलझ गया यार। पूछा गया है 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर भारतीय प्रायद्वीप की विशेषता बताइए, और एग्जाम टाइम में इतना स्ट्रेस होता है ना दिमाग में
कि बच्चे को लगता है जो याद आ रहा है बस वो लिख दूं मैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 10 नंबर के अंदर जानकारी लिखनी है, तो वो बेचारा जल्दबाजी के अंदर कंफ्यूजन में फंस जाता है। क्या वो ये भूल जाता है कि पूछा क्या गया है। तो ऐसे समय पर इस क्वेश्चन की अंग्रेजी भी देख लेना समझदारी है। शब्द यूज करा गया है इंडियन पेनिनसुलर, पेनिनसुला, पेनिनसुला, पी फॉर पानी, पी फॉर प्रायद्वीप। कहने का अर्थ यह है आपको पानी से घिरे हुए हिस्से के बारे में पूछा गया है, पानी से घिरे हुए हिस्से के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में नहीं पूछा गया है? आपसे महाद्वीप के बारे में नहीं पूछा गया है। बच्चा क्या गलती कर दे रहा है? महाद्वीप के बारे में लिखकर आ जा रहा है कि भारत का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में इतना है, पूर्व से लेकर पश्चिम में इतना है, भारत को डिवाइड इन भागों में, पर्वतों में, मैदानों में, इनमें किया जा रहा है। आधा हिस्सा जब वो ट्रेवल कर लेता है लिखते हुए, तब अचानक उसे दिमाग में आता है अरे यार ये तो कंफ्यूज कर दिया, इसने फंसा दिया। और फंसा दिया तब रोना आता है कि यार मैं क्या करूं, जगह सीमित थी, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन के नीचे जगह लिखी हुई आती है कि इसी में लिखना है जो लिखना है। अब कंफ्यूजन में परेशान हो रहे हैं कि ये क्या कर दिया मैंने, है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, टर्मिनोलॉजी को फोकस करके चलें। तो फिर इतना भाषण क्यों दिया? पेनिनसुला के बारे में दिया। पेनिनसुला कहां है? तो पानी से घिरा हुआ, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा पेनिनसुला है। कहां से लेकर कहां तक घिरा हुआ है? ये जो आपने मतलब सर क्रीक देखी है, यहां से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक का जो भारत का हिस्सा है, ये पेनिनसुला इंडिया है। तो पूछा क्या गया है? पेनिनसुलर इंडिया की विशेषता बताइए। तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये भाग सतपुड़ा विंध्या से अलग होता है, यहां की नदियां अलग हैं, यहां का टेरेन अलग है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, सब विशेषताएं बता सकते हैं आप, ठीक है। हमने इसका उपयोग कहां किया है? हमने उपयोग किया है उद्गम के आधार पर नदियों को बांटने में। हमने हिमालय से उगने वाली नदियां और प्रायद्वीप में बहने वाली नदियां, इनको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो अब बड़ा सवाल बनता है दोनों नदियों में क्या अंतर है। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए आपको क्या लगता है इन नदियों के बारे में। ये ऐसे कर लेता हूं, लीजिए, ये सवर्ण रेखा नदी के आसपास, मतलब चंबल से नीचे, ये लीजिए। इन नदियों के बारे में और इन नदियों के बारे में, दोनों में क्या अंतर लगता है? मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर अंतर लिख करके बताइए। एक छोटे छोटे अंतर लिख जाइए, मैं समझ जाऊंगा। बताइए। निखिल लिख रहा है सर कंटेंट तो सुपर है, उससे भी ऊपर है आपका समझाना। मेरी तारीफ मत करो, पहले तुम आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो। मेरी तारीफ तुम रोज कर रहे हो, मेरा पहले आंसर दो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में। हिमालय की नदी में सदाबहार पानी होता है, आशुतोष, इसको पेरिनियल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पेरिनियल और सीजनल, निशांत बहुत बढ़िया। और कोई? हिमालय रिवर के अंदर श्वेता ने लिखा है पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट हो गए। सब लोग लिखते चल, मतलब देखो कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, हितिक ने लिखा है कि सर रेन माउंटेन से पानी आता है, मतलब यहां पर, ठीक है। एक ही पॉइंट है, उसके अलावा नॉर्थ में नदियां हिमालय से उद्गम होती है। मैंने तो पहले कह दिया साउथ और नॉर्थ के अंदर तो अंतर, वो तो मैंने पहले बता रखा है। एक कंटिन्यू बहने वाली के अलावा बताइए। हाँ, मनोज कुमार ने लिखा है पेनिनसुलर इंडिया में नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर अधिकांश बहती हैं, जबकि मेजॉरिटी में जो हिमालय की नदियां हैं वो अरब सागर में और हिमालय के सॉरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। सीजनल आंसर तो सबने दिया है, और सीजनल आंसर तो सबका है। और बोलिए।
हिमालयन नदियां नॉर्थ टू साउथ बहती हैं, ठीक है, नॉर्थ में डेल्टा बनाती हैं। बहुत बढ़िया, देखिए ये बहुत अच्छा आंसर दिया है। हिमालयन नदियां जब भी नदी में जाकर गिरेंगी डेल्टा बनाएंगी, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो निकलती हैं उनमें से कुछ नदियां एस्चुरी भी बनाती हैं, जैसे माजुली रिवर, जुआरी नदी जिसे कहते हैं। बहुत बढ़िया। और अंजुम खातूम, बेटा वेस्ट बंगाल पीसीएस आरएएस की वजह से नहीं होगा, तुम्हें वेस्ट बंगाल का ही करंट पढ़ना पड़ेगा। जर्नलाइज चीजें हैं वो तो कहीं से भी पढ़ सकती हो। स्पीड में अंतर होता है, ठीक है, डेल्टा और प्लेटू हो गया, वो हो गया। और बताइए, हिमालय वाली सॉइल भी लाती है, बहुत बढ़िया भाग्य लक्ष्मी। हिमालय की वजह से एल्यूवियल सॉइल आती है जिससे मैदान का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय नदियों में क्या हो रहा है, प्रायद्वीपीय नदियों में पठार पर नदियां बहती हैं, तो गॉर्जेस बना करके नदियां बहती हैं। बहुत बढ़िया। मूलाराम चौधरी, बहुत सही, कि हिमालयन नदियां लंबी दूरी तय करती हैं, पेनिनसुलर नदियां लेस दूरियां ट्रेवल करती हैं। चाहे लंबी में आप ब्रह्मपुत्र देख लो, सिंधु देख लो, गंगा देख लो, ये लंबी हैं, तुलनात्मक रूप से लंबी हैं, इसी कारण से इनका फ्लो स्लो होता है। अगर वेस्ट बंगाल इंटर करंट कर लोगी खुद से तो हाँ कर लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। और बताइए, एस्चुरी और डेल्टा का देवांशी बिल्कुल सही जवाब, ये मैं बता चुका हूं। और बोलिए कोई अंतर। देखिए ये चीजें अब तक मैंने सिखाई हैं, उसी के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, रजनी लिखी है सुंदरबन मैंग्रोव, वो तो बेटा बाई प्रोडक्ट है ना उसका। हिमालय वाला बेसिन बनाती है, पेनिनसुला वाला नहीं। बहुत बढ़िया। इसको यूं कह सकते हैं प्राची की हिमालयन नदी के जो बेसिन है वो बड़े होते हैं, बिना बेसिन के तो कोई नदी बनती नहीं है, यानी भी पानी में पानी तो कहीं से लेकर आएगी ना, उसके बेसिन बड़े हैं। अंशुमान कि पेनिनसुला नदियां माइंस मिनरल्स के लिए सूटेबल हैं, लेकिन हिमालयन रिवर एग्रीकल्चर के लिए फिट है। मतलब कह सकते हो, बट दिस इज नॉट ऑल्सो ट्रू, क्योंकि साउथ में भी नदियां एग्रीकल्चर में काम आती हैं। और बताइए, हिमालयन नदियां बहुत क्लीन होती हैं। प्रतीक की मम्मी जी देख रही हैं, उनको प्रणाम बोलना भैया हमारा। हिमालय वाली फील्ड बनाती हैं। और आज कितने बजे तक 7500 का रहेगा? रात 12 बजे तक। इवन हम सुबह की क्लास 7 बजे तक है, उससे पहले पहले हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अधिवीर ने लिखा है सर एब्सेंस ऑफ मिएंडर। कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, बताएंगे। बहुत बढ़िया, एक जवाब थोड़ा टेक्निकल मिला हमें, शानदार। ये बात आशुतोष ने एक पॉइंट लिखा है, हिमालयन नदियां में नौकागामी होती है, नाव चलाई जा सकती हैं। बहुत बढ़िया। पेनिनसुलर नदियां देश के अंदर ही बहती हैं। अधिवीर, बहुत बढ़िया, तुम्हारा आंसर सही है। और एक धर्मेंद्र ने भी लिखा है, हिमालयन रिवर गोखुर झील बनाती है, लेकिन पेनिनसुलर गोखुर नहीं बनाती हैं। बहुत बढ़िया, मिएंडर को ही गोखुर कहा गया है। देखो, हिमालयन नदियां जब मैदान में आती है ना, तो बल खाती हुई चलती हैं, यूं 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 फैलते हुए, तो वो ऑक्सबॉ लेक बनाती हैं, गोखुर बनाती हैं, मेंढर बनाती हैं। क्या यहां पर नदियां जब ये गोल चक्कर काटती हैं तो कई बार ये चक्कर कई बार यूं 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 गहरे गहरे हो जाते हैं, और समटाइम्स तेज प्रवाह जब आता है तो नदी डायरेक्ट यूं सीधी निकल जाती है। साइड के क्षेत्र जो है वो लेक बने रह जाते हैं, जिन्हें ऑक्सबॉ लेक कहा गया है। बहुत बढ़िया, शानदार, ये आंसर अच्छा आया। और कोई? हिमालयन नदी चौड़ी होती है, ये तो फर्जी बात है। चलो, आप लोगों ने इतना सुनने के बाद भी 4-5 पॉइंट निकाले। चलो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कितना अंतर आया, क्या क्या आया। आओ देखें। हिमालयन नदियां हिमालय से निकलती हैं, ये प्रायद्वीप के पठारी भागों से निकलती हैं, ठीक है। इनका नदियों का प्रवाह हिमनद और वर्षा के कारण होता है, इनका न केवल प्रभाव उसके कारण होता है। ये लंबी नदियां होती हैं, ये छोटी नदियां होती हैं। वलित पर्वतीय क्षेत्र से बहने के कारण ये युवा अवस्था में रहती हैं, क्योंकि फोल्ड माउंटेन से निकल कर आ रही है। फोल्ड माउंटेन नए माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। इनमें अपर्दन की क्षमता अधिक होती है। क्यों? फास्ट फ्लोइंग है, बहुत तेजी से आ रही हैं, तो इरोजन तेज कर रही हैं। ये थोड़ा स्लो है। ये युवा अवस्था में क्यों है? क्योंकि हिमालय युवा है। ये ओल्ड क्यों है? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से बनी हुई है, ठीक है ना। ये नदियां यू आकार की घाटियां, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, और इन नदियों के अंदर, इन नदियों में बेसिन छोटा होता है, लेकिन अधिक संख्या में सागर में जाकर गिरती हैं। इनमें अवसाद ज्यादा होते हैं। अब ये गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात क्या है?
नदी जब ऊपर से गिरती है तो फाउंटेन वो बनाती है, जल का झरना बनाती है ना। वहीं दूसरी ओर गॉर्ज क्या है, नदी जिस घाटी में बह रही होती है, जैसे हिमालय को आप देखेंगे, हिमालय जब जाएंगे ना तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में नदियां बह रही हैं, गॉर्ज का निर्माण कर रही हैं। इन नदियों का बेसिन बड़ा है लेकिन कम संख्या में नदियां सागर तक पहुंचती हैं। इनका बेसिन मतलब जहां से नदियां पानी इकट्ठा करती हैं, ठीक है ना। इन नदियों का अपवाह जलोढ़ अवसादों से बना है, एल्यूवियल सॉइल से, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र में बहते हुए नदियां विसर्पण करती हैं, मेंडर बनाती हैं, इनके केस में ऐसा नहीं है। ये पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट, ये दोनों प्रकार की नदियां होती हैं, यानी हिमालय के निर्माण से पहले की भी और हिमालय के निर्माण के बाद की भी नदियां हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी इनके अंदर पूरी तरह सारी नदियां बाद की ही नदियां हैं, ठीक है ना। इनकी नदी घाटियां गहरी घाटियों में बहती हैं, जल विद्युत क्षमता अधिक होती है, बिजली उत्पादन के लिए काफी काम की होती हैं और ये विस्तृत मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये सारी बातें हमने अंग्रेजी में भी लिखकर दे दी हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी निकलकर आई यहां पर, कौन सी निकलकर आई। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी निकल के आई पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। ये रहा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, देखिए इसकी अंग्रेजी भी हमने लिखी होगी आप लोगों के सामने, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट। कहां गया 11, दिस सिस्टम इंक्लूड्स बोथ प्रेसिडिंग एंड सब्सिक्वेंट। असल में एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट दो प्रकार की नदियां हैं, ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। दोनों में क्या अंतर है, जो हिमालय के निर्माण से पहले थी एंटीसीडेंट और जो बाद में है वो प्रेसिडेंट, जो बाद में चली आ रही हैं, ठीक है ना। आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व में थी, एंटीसीडेंट पुराने जमाने की नदियां थी, ठीक है ना। तो उस प्रकार से, जैसे अभी हम आगे चलकर नदियों के नाम के आगे पढ़ाएंगे कि सतलज एक एंटीसीडेंट रिवर है, अभी चलकर आपके सामने बताएंगे, ठीक है। काली एक पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय से भी पूर्व की नदियां हैं, इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर, मजा आया कंपैरिजन में। तो अब हम आते हैं हिमालयन अपवाह तंत्र पर। हमको कौन से दो पढ़ने हैं, हिमालयन पढ़ने हैं और प्रायद्वीपीय पढ़ने हैं, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी और आई थी बिजली उत्पादन और एक आई थी मिएंडर का निर्माण। मिएंडर का मतलब जब नदी उसमें बहती है, मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो वो बह करके सर्पिलाकार आकृति बनाती है। अगर आप कभी नदियों को देखें, मैं थोड़ा सा समय खा जाएगा ये, लेकिन आपको दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आप इस चीज से मतलब रिलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो सर्पिलाकार आकृति बनती है ना, इस प्रकार से, जैसे मान लो कि कोई नदी है, अब वो नदी बह रही है। अब जैसे देखो ये अमेजन का फॉरेस्ट है, इसको देखो, ये मैदानी क्षेत्र में बह रहा है ना, तो देखो क्या बना रहा है, ये मैदानी क्षेत्र के अंदर बह रहा है, इसको मिएंडर कहा गया है क्योंकि ये स्लो बहती हैं। ऋतिक पूछ रहे सर 5 मिनट आप रोज पूछिए, ऐसा पूछेंगे। अरे यार, अरे ये था, ये देखो समझ में आ रहा है अब आप लोगों को। सर्प लगता है दूर से देख करके कि सर्प बह रहा है, सर्पिलाकार। अच्छा, और फिर क्या हुआ, हाँ सर्प के जैसे आकार की। और फिर क्या हुआ, समटाइम्स, या ये सर्प, अब देखो ऐसे बन, ये सर्प बन क्यों रहा है, क्योंकि प्लेन में ढलान नहीं दिख रही उसको। ये कैसे हुआ, अब ये तरीका बताता हूं। आप अपने हाथ से पानी की एक बाल्टी लीजिए और जमीन पर फैला दीजिए। ठीक है, एक काम करिए, आप अपने द्वारा 1 गिलास पानी या पानी की बाल्टी लीजिए और जमीन पर फैला दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप पानी पर फैलाएंगे ना, तो जमीन पर फैलाएंगे तो तेज बहाव का जो पानी है वो तो सीधा चला जाएगा, बाकी वो पानी धीरे धीरे टहलता हुआ, कभी यूं गोल घूमेगा, कभी यूं, वो एक रूट नहीं पकड़ता, वो घूमता घामता चलता है। यदि उसको ढलान नहीं मिली तो वो इस तरह से बनता है। अच्छा, तो अपनी मर्जी से पानी जहां पे उसको समय मिल रहा है वहां मट्टी काटता कूटता पहुंच गया। लेकिन बारिश के समय आ गई तेज पानी। अब तेज पानी आ गया तो आप सोचो, जैसे ये नदी आ रही थी, अब यदि यहां पर इसने, अब देखो कितना सा अंतर बचा है इन दोनों हिस्सों में, तो ये क्या करता है, तेज बहाव में पानी अपना रास्ता काटते हुए सीधे निकल जाता है ना। हाँ जी, तो हाँ निशांत लिख रहे हैं बाथरूम में किया है उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट, और वो लोग वही करते हैं जिनके पास अथाह टाइम होता है ना। तो आप इधर देखेंगे, यहां से यहां तक अगर तेज बहाव में पहुंच गई, ये लो जी, यहां पर तेज बहाव में पहुंचा दी,
तो ये बेचारी साइड में बनी रह जाएगी अलग से कट के। देखो यहां पर आपको पुरानी फोटोज दिखाई दे रही होंगी, ये अलग से कटी हुई रह गई साइड में। देखो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। तो ये जो साइड में कटी हुई रह जाती है, इन्हें लेक, ऑक्स बाउ लेक, गोखुर लेक, गाय के पंजे जैसा लेक कहा जाता है। तो ये वही नदियां बनाती हैं जो मैदान में बहती हैं, मैदान में वही बहती हैं जो मैदान बनाती हैं, मैदान वो बनाती हैं जो हिमालय से आती हैं। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दीजिए, ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? कोई परेशानी? चलिए ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बच्चा और बच्चे सवाल पूछ रहा था कि सर गॉर्ज भी बता दीजिए। एक मिनट, अब थोड़ा सा क्या है, अपना स्पेलिंग में हाथ तंग है। क्योंकि अपन भी व्हाट्सएप के पैदाइश हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये नदी घाटियां गॉर्ज कहलाती हैं। ठीक है ना? मतलब आप यहां पर ध्यान से देखें, आपको दिखाई दे जाएगा कि नदी जो है वो पहाड़ों के बीच में से बहकर आ रही है, घाटियों के अंदर से बहती हुई आ रही है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई परेशानी? ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं साहब। यहां तक समझ में आ गया सभी को? विसर्पाकार क्या है ये सब बता दिया मैंने, ये हो गया। अब आपको जो चीजें याद करनी है, देखो अब ये मेरे किसी परीक्षा में काम नहीं आएंगी, ये आपको याद करनी है। अब कैसे याद करनी है ये आपके ऊपर है, आप इसका फ्लो कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर है। ध्यान से देखिएगा।
हाँ जी, हेलो सर, वेयर आर यू, आई एम हेयर। कटी गया 28 है। तो अब सवाल क्या है, ये जो सिस्टम है ये आपको याद करना था। क्या याद करना था, कैसे याद करना था? अब मैं एक बालक पूछ रहा है कि सर इसको याद कैसे करना है ना? याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आप अपने थ्रू, क्योंकि परीक्षाओं में बड़ा कॉमन प्रश्न है ये कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, या फिर नदियों को उनकी लंबाई के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें, या फिर भारत में लंबाई के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करें। तो देखिए, भारत में केवल 4 भी याद कर लेंगे ना, काम बन जाएगा। केवल 4, मतलब एक बार के लिए कुल लंबाई में 4 याद कर लीजिए, और भारत में लंबाई पर भी 4 याद कर लीजिए। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी दिखाई दे रही है 1, दूसरी दिखाई दे रही है 2, तीसरी दिखाई दे रही है 3, और चौथी दिखाई दे रही है 4। मतलब इन सब में जो भारत में नदियां बह रही हैं उनमें सबसे लंबी नदी गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको 1465 किलोमीटर के साथ में दक्षिण की गंगा, जिसे गोदावरी कहते हैं, वो दिखाई दे रही है। तो गंगा, और गंगा के पीछे दक्षिण की गंगा। उसके बाद में तीसरी नदी कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 3 नदियां ही तो कहां खास होती हैं। उसके बाद में चौथी नदी जो है वो यमुना नदी हमको दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ये बड़ा आसान हो गया। गंगा यमुना हमें ऑलरेडी पता है, गोदावरी कृष्णा हमने इसके अंदर डाल दी। तो मतलब एक प्रकार से GGKY है ना, GGKY। अब आप इसको कैसे भी याद रख लो, गुरु का ज्ञान कैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर याद भी नहीं रख लेंगे तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना, ये भारत के अंदर लेंथ के आधार पर आपने व्यवस्थित कर दिया। गंगा सबसे ऊपर, गोदावरी उसके बाद में, तीसरे नंबर पर कृष्णा और चौथे नंबर पर यमुना। 4 से ज्यादा वो नदियां नहीं पूछता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में, ठीक है ना, इसके बाद में क्या होता है? वैभव पाटीदार पढ़ाया हुआ है भाई, देख लो, क्लासेस पर डली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इंडिया के अंदर नहीं बल्कि मतलब नदी की अपनी ही स्थिति के बारे में पूछा जाता है। देखो, कुछ किताबों में ये जो लेंथ्स यहां लिखी हुई है ना, इन्हें लेकर के बड़ा कंफ्लिक्ट है। बड़ा कंफ्लिक्ट है से क्या मतलब है? कुछ जगह गंगा की लंबाई कुछ और लिखी हुई है, थोड़ा बहुत 100-200 किलोमीटर का, और हो भी क्यों ना। लंबाई नापी कैसे गई है? प्रवाह वाले क्षेत्र में नापी गई है, या फिर सीधी इंच टेप से नापी गई है? अगर इंच टेप से सीधा नापोगे तो भाई साहब, इतना तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है, जितनी सिंधु नदी की लंबाई लिख रखी है। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, 3-3 हजार किलोमीटर ही तो है भारत का विस्तार। नदियां तो उसके बहुत कम क्षेत्र में बहती हैं, फिर ये 3000 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी कैसे हो गई? आ गई बात समझ में? इसका अर्थ यह हुआ कि इनमें विसर्पण भी शामिल किए गए हैं, घाटियां भी शामिल की गई हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया, मैदान में बहने वाली नदियों के मार्ग परिवर्तित होते रहते हैं। आपने जिस समय नापा था तब वो यूं चल रही थी, बाद में नापा वो सीधा रास्ता बना ली। तो नाम में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, है ना। इनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी नदी सिस्टम आया? सिंधु नदी सिस्टम नंबर 1, जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दूसरा जो बड़ा नदी सिस्टम हमें दिखाई देता है, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सिंधु सबसे पहले, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र। अब यहां पर ध्यान से देखने की बात है, जब भारत में बहने वाले की बात की थी तो ऐसा नहीं है सिंधु भारत में नहीं बहती है, लेकिन बहुत कम लंबाई है तुलनात्मक रूप से। लेकिन अगर बात ओवरऑल की जाए तो सबसे ज्यादा सिंधु, फिर ब्रह्मपुत्र लेंथ के आधार पर रिवर में काउंट होती है। तीसरे नंबर पर नदियों के अंदर गंगा नदी सिस्टम है, ये गंगेज, हमारी गंगा माता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में, गंगा के बाद में जो रिवर सिस्टम है उसमें यमुना का भी महत्व है, तो गोदावरी का भी महत्व है, तो कृष्णा का भी महत्व है। तो जिस प्रकार से हमने अभी तक गंगा के बाद में अन्य नदियों को रखा था, गोदावरी, कृष्णा, तो गोदावरी, कृष्णा, यमुना एज इट इज यहां पर निकल कर आ जाएंगी। तो बस आपको दिमाग में बिठाना है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। 5 भी याद रह गई, 4 भी याद रह गई, आप क्वेश्चन करने लायक स्थिति में आ गए। एक बार थम्स अप करिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो, ठीक है। अच्छा, अब एक बार के लिए हल्का सा दिमाग में पिक्चर बिठा लेते हैं इन सब की। जो तस्वीरों में दिख रहा है ना, उतना भी याद करके उसे एक बार रिपीट करने की कोशिश कर लेंगे। फैक्चुअली हमें क्या याद रखना होता है?
फैक्ट्स के हिसाब से तो हमें यह याद रखना होता है कौन सी नदी कहां से निकल रही है। फैक्ट क्या कहता है, कौन सी नदी कहां से निकल रही है। फैक्चुअली तो हमें वो याद रखना है। और बात की जाए विदाउट फैक्ट्स, तो फिर हमें क्या याद रखना होता है, विदाउट फैक्ट हमें यह याद रखना होता है कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है और कहां जाकर के वो मूल रूप से मिल रही है, लेफ्ट हैंड से है कि राइट हैंड से है। कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि गंगा की सहायक नदी वेन गंगा है कि पेन गंगा है, गंगा की सहायक नदी। अब कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि भीमा और जो तुंगभद्रा है वो गोदावरी की है कि कृष्णा की है। ये कंफ्यूजन की स्थिति है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा आसान हमें क्या लगता है, अरे यार वेन गंगा, पेन गंगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी, भीमा और तुंगभद्रा उठा दी कृष्णा हो गया। गंगा के अंदर किसको नहीं पता है, गोमती, घाघरा, गग्गर सब याद हो गई। इधर से यमुना हो गई, इधर से समझ में आता है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये उठाकर यहां से डाल दी। उधर चेनाब, झेलम, और इधर से आरबीएस, रावी, व्यास, सतलज, ये सिंधु हो गई। इधर की तरफ ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के अंदर देहांग, दिमांग, बराक, ये हो जाएगी। इधर से सुवर्णसिरी और ये हो जाएगी। लो हो गया खत्म। इतना खट से हमने दिमाग में बिठाया सब याद। लेकिन पेपर में भाई साहब एक भी नदी ऊपर नीचे हो गई, वो कैसे देता है, 4 का क्लब दे दिया आपको, 4 का क्लब दे दिया। बताइए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं। अब भाई साहब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से कोई एक नदी ऐसी डाल दी, उठा करके डाल दी इसके अंदर, कोसी। अब आपका दिमाग अटक गया, कोसी यार तीस्ता में मिलती है, गंगा में मिलती है, महानदी में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। क्यों? क्योंकि आ लगभग वहीं रही है। एक तरफ बांग्लादेश के अंदर एंट्री कर रही है ब्रह्मपुत्र, आ ये बिल्कुल वहीं से डर गए। अब फिर सवाल दे दिया तीस्ता। अब तीस्ता नदी ऑप्शन में तो आ गई यार, तीस्ता आ भी बिल्कुल सिक्किम पश्चिम बंगाल वाले रास्ते से रही है, बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद भी है, लेकिन वो ब्रह्मपुत्र में मिल रही है कि गंगा में मिल रही है, कंफ्यूजन है। तीस्ता गंगा की सहायक नदी है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक, अड़ गया दिमाग। वो जो अड़ता है ना दिमाग, बस उसके लिए आपको एक्यूरेट याद रखना जरूरी होता है। आ गई बात समझ में? और यूपीएससी लेवल पर वो क्या पूछता है, देखो रिवर सिस्टम वनडे एग्जामिनेशन से लेकर के यूपीएससी तक पूछा जाता है। जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत चाहूंगा, वो खुद से करें, उतना मैं डीप में नहीं जा पाऊंगा, आप खुद से करें। और वो क्या है, लिख लीजिए इस टास्क को, जिनका टारगेट यूपीएससी है वो लोग क्या कर सकते हैं उसे नोट कर लें। उतना मैं अंदर नहीं जाऊंगा, फिर तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्या आपको यह याद रखना है कि कौन से टाइगर रिजर्व से, दूसरा कौन से नेशनल पार्क से, या फिर मेजर नदियों के, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, बेतवा, केनाल, बेतवा, कैना, ये दोनों मिल रही हैं, इनमें कौन सा टाइगर रिजर्व आ रहा है, कौन सा नेशनल पार्क, वो उनकी एक्स्ट्रा मेहनत है। यानी नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजर रही है। जब आप नेशनल पार्क तैयार करें तो रिवर सिस्टम जरूर याद करिएगा, इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिएगा। ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस, देखो ये तो 5 मिनट का काम है, 2 में सब याद हो जाएंगी। क्या याद करना है इसमें से, ये सिंधु रही, सिंधु नदी के अंदर चेनाब, झेलम कितनी बार खला दिया, रावी, ब्यास, सतलज, सीजे आई, खत्म हो गया सिंधु सिस्टम। तो गंगा, गंगा के अंदर क्या, गंगा में यमुना मिलती है, गंगा का खुद का जो ओरिजिन सिस्टम है वो याद करा देंगे 2 मिनट में, वो हो जाएगा। ये बहुत सिस्टम है, ये जो ताल जाल सा दिख रहा है ना, ये बड़ा नहीं है। बड़ा क्या है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, देखिए वनडे एग्जामिनेशन वाले तो क्या याद कर लें कि हाँ भाई कौन किससे, क्योंकि अपने बैच का नाम फाउंडेशन बैच है, एनसीईआरटी लेवल बैच है, जिसमें हम इतना ही पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको यह ध्यान रखना, दूसरा पहला क्वेश्चन तो क्या लिख लिया, कौन सा नेशनल पार्क, या मतलब ये नदी कौन से नेशनल पार्क में बह रही, कोई खास नेशनल पार्क है क्या, नंबर 1। दूसरी चीज आप जो याद रखेंगे वो राज्यों के बारे में याद रखेंगे। जैसे हम लोगों ने नदी पढ़ ली, नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, माही है, ये सब गल्फ ऑफ कच्छ में उसमें खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही हैं। अब अचानक मैंने सवाल पूछ लिया, बताओ तापी नदी महाराष्ट्र से होकर गुजरती है कि नहीं गुजरती है। अब आपका दिमाग धन्न हो गया, यार भाई साहब ये तो गजब ले लिया सवाल। तापी नदी निकल रही है मध्य प्रदेश से होकर के गुजरात के खंबात में जाकर गिर रही है, महाराष्ट्र से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है। अब वहां पर हो रहा है 50-50। अब पेपर से बाहर निकल के आप क्या बोल रहे हो, सर सच्ची बताऊं क्या, पूरा आता था, बस इतनी सी गलती हो गई, वहां ऑप्शन पूछ लिए कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कौन से राज्य से होकर गुजरती है, बस ये पूछना था। अरे सर गलती हो गई,
वो गलती नहीं हुई है, वो नॉलेज की कमी है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो भी मेजर रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स जैसे सिंधु है, सिंधु के साथ ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है। अब जैसे गंगा अपन इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि बताइए गंगा छत्तीसगढ़ में से होकर बहती है क्या? अब सोचिए, दिमाग में झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यार छत्तीसगढ़ भी वही है जहां झारखंड है, झारखंड से भी होके बहती है कि नहीं बहती है नहीं पता। गंगा तब से रट रखी है हमने, पूरी तरह याद कर रखी है, गंगा 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 गंगा, हर तरह से याद है गंगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन ढूंढने निकले दिमाग सन्न हो गया कि यार ये छत्तीसगढ़ से निकलती। इसलिए जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन क्या रखा, नेशनल पार्क कौन सा है। दूसरा, कौन से राज्य से होकर गुजर रही है, ये याद करना है आपको। अपने लेवल पर मेहनत करनी है। जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके वो इस चीज को फोकस करें। तीसरा, क्या कोई नदी ऐसी है जो किन्हीं दो राज्यों के बीच में बॉर्डर बना रही हो? याद करना है, ढूंढना है, गूगल करना है। इनमें रिसर्च लगती है। आपकी एक्स्ट्रा मेहनत की दिशा दे दी मैंने, किस प्रकार की दिशा लगेगी, ठीक है। चौथा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बता रहा हूं, बाद में कहेंगे सर हमने भी तो रिवर पढ़ी थी आपके साथ, फिर हमारा क्यों नहीं हुआ। कौन सी रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, उस डैम का क्रोनोलॉजी क्या है। जैसे हम राजस्थान के अंदर चंबल बहुत पढ़ते हैं, चंबल के अंदर कोटा बैराज है कि राणा प्रताप सागर है कि गांधी सागर है कि जवाहर सागर है, 4 डैम है। अब चारों में भी यह पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करिए, पूर्व से पश्चिम तक, या फिर ओरिजिन से लेकर के और जंक्शन तक डिस्कस करिए कौन सा डैम कहां है ना। इस तरह से जो विद्यार्थी अगेन यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दें कि कौन सी नदी पर कौन सा बड़ा डैम स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चौथी, जब आप याद कर रहे हों, विशेष रूप से यूपीएससी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, नदी का ओरिजिन किस पॉइंट से है, क्योंकि काली नदी विवाद पर यह जो बात अपन के भारत और नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, यह काली नदी के ओरिजिन पर ही हुआ था कि लिपुलेख से हो रहा है कि कहीं और से हो रहा है कि लिम्पुधुरा से हो रहा है। ये जो ओरिजिन का पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ ध्यान आया? एक बार थम्स अप करिए, कुछ मतलब समझ में आया? एक्सपीरियंस कहां काम आते हैं। लेख रिवर्स तो 2 मिनट का काम है, सब याद हो गए बेटा, इसकी सहायक ये है, इसकी सहायक ये, धड़ाधड़ 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 सब याद हो गई। ये गंगा के साथ में फोटो याद करनी है, ये बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप खुद से कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अटक कहां रहे थे वो समझ में आ गया आपको। हालांकि मैंने अधिकांश चीजें लिख कर दी हैं, अधिकांश चीजें लिख कर दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कंटेंट में कमी है, बट फिर भी आपकी रिसर्च कहां तक हो, यह मैंने आपको बता देने का प्रयास किया। सोचिए, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, मैंने ये सब नदी सिस्टम आपको दिया है। आप कृपया करके इनको अच्छे से एक बार याद करें। साथियों, आज थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं क्लास यहीं रोक रहा हूं। संभवतया मैं रात को एक बार फिर से क्लास लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग आज दिन भर का टास्क लेके, क्योंकि कल मैंने अनाउंस कर दिया था कि 10 बजे क्लास लूंगा मैं। अभी जो बीच में हालत हुई थी वो असल में मेरे ऑफिस से कॉल था, मुझे 11 बजे एग्जैक्टली कॉल करना है किसी को, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एक बार रात को संभवतया मैं फिर से प्रकट होऊंगा और आपकी क्लास को चाहे आधा घंटे ही लें, लेकिन आपसे ये सारे के सारे रिवर पूछूंगा एक बार, है ना। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपसे मैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, आज आप रट डालिए इन सब चीजों को, और शाम को जब हम मिलेंगे तब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपसे पूछूंगा और मुझे आधा घंटे की क्लास लूंगा, लेकिन उसमें आप जवाब जरूर दीजिएगा, इसका ये है, इसका ये। मैं चाहता हूं ये आप याद करें। मेरे को याद कर ली थी, मैं तो परीक्षा दे लिया, पास हो लिया, टॉप कर लिया, सब हो लिया, आपकी याद करनी है, ठीक है ना। क्लियर?